हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज सेशन है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसका दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो हमारे दोस्तों आरआरबी जेई जेई में, एनटीपीसी में, एलपीए, एएलपी और टेक्नीशियन में क्या है, ट्रेड का सब्जेक्ट है दोस्तों। ट्रेड का सब्जेक्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट का। तो सीबीटी 2 में भी ज्यादातर काम सीबीटी 2 में ही आता है। ये ज्यादातर दोस्तों सीबीटी 2 में इसका यूज किया जाता है। तो हम सीबीटी 2 की भी तैयारी आपको साथ के साथ में करवा रहे हैं, जिसके हम दोस्तों मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाए हैं और पेपर सेट 2 लाए हैं दोस्तों। पेपर सेट 2 लाए हैं। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है किसी भी क्यूरी के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसमें एक ट्रांजिस्टर बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। कोई भी एक लूप है जिसमें कोई ट्रांजिस्टर एक क्लोज लूप के रूप में कार्य करेगा। किसमें दोस्तों? संतृप्ति क्षेत्र। किसमें दोस्तों? संतृप्ति क्षेत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक न्यूमेरिकल है। एक 10 ओम वाला प्रतिरोधक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा का मान क्या है? तो धारा का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों? अब हम यहाँ पर जानते हैं ओम का नियम। इसमें दोस्तों प्रतिरोध दे रखा है, धारा ज्ञात करनी है, वोल्ट दे रखा है। तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार है ना दोस्तों। ओम के नियम अनुसार दोस्तों हम जानते हैं V बराबर हमारा आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। V बराबर दोस्तों हमारा क्या होता है? आई आर। अब हमको V बराबर दोस्तों 100 वोल्ट दे रखा है और R दे रखा है दोस्तों हमको यहाँ पर 10 ओम दे रखा है। तो हमको दोस्तों यहाँ पर I ज्ञात करना है। I, अब I क्या हो जाएगा दोस्तों? I बराबर V अपॉन में R हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? I बराबर V अपॉन में R हो जाएगा। तो दोस्तों 100/10 तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10। कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल न्यूमेरिकल आया हुआ है एग्जाम। जेई में आया है, एलपी एएलपी में कई बार। और इतना आसान सा न्यूमेरिकल है दोस्तों, बस समझने की, कंसेप्ट को जानने की जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आकृति में दिखाए गए टूल का नाम क्या है। अब देखो दोस्तों, ये आकृति, ये आपको एक टूल दे रखा है दोस्तों। अब ये टूल जो है ना, ये आपको एक हत्थे के रूप में दे रखा है। जैसे हम हाथ में पकड़ते हैं ना किसी हत्थे को, जैसे कोई हमारा प्लास होता है, प्लास की तरह एक आकृति है। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे इसको पेच पंच किया जाता है, पेचों से पेचों को खोला जाता है ना। तो ये क्या है दोस्तों? हाथ का। अब हाथ का दोस्तों एक ही ऑप्शन है, हैंड। हैंड क्रिम्पिंग प्लॉयर। ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमको एक न्यूमेरिकल दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है हमको? एक न्यूमेरिकल दे रखा है। देखते हैं दोस्तों, पूछ क्या रहा है कि एक 60 माइक्रो एम्पियर मीटर में 100 ओम का प्रतिरोधक होता है। हमको एक डाटा दे रखा है कि जो आपका 60 माइक्रो एम्पियर होते हैं दोस्तों, एम्पियर मीटर होता है, उसमें 100 ओम का प्रतिरोध होता है। यदि मीटर को 100 माइक्रो एम्पियर मापना है तो शंट के माध्यम से धारा का मूल्य क्या होगा? तब शंट के माध्यम से धारा का मूल्य दोस्तों क्या होगा? अब आरएसएच, अब हमारा दोस्तों देखो शंट के लिए हम यूज करते हैं ना, शंट के लिए दोस्तों आरएसएच। और आरएसएच का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? आर मीटर के लिए दोस्तों M-1। अब ये आरएसएच हमारा दोस्तों शंट प्रतिरोध है और आरएम दोस्तों हमारा ये है मीटर प्रतिरोध है। ठीक है, आरएसएच हमारा शंट प्रतिरोध है और जो हमारा M1 है, M-1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ पर M आर एम मीटर प्रतिरोध हो गया, ये हो गया दोस्तों M हमारा यहाँ पर गुणनकारक। M यहाँ पर हमारा हो गया दोस्तों गुणनकारक। क्या हो गया? गुणनकारक हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसमें M बराबर हमको ज्ञात करना है तो वर्तमान मूल्य बटा क्या होता है दोस्तों? पूर्व वर्तमान मूल्य।
पूर्व वर्तमान मूल्य, ये इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका एम ज्ञात करने का। अब देखिए दोस्तों, एम फाइंड आउट कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब एम के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान मूल्य 100 मिली 100 माइक्रो एम्पियर 100। अब माइक्रो एम बराबर क्या होता है दोस्तों, 10 की पावर माइनस का 6 ये होता है ना, तो सॉरी 3 होता है दोस्तों ना। इसके लिए तो यहाँ पर 3 है, ए एम है ना, ये माइक्रो एम्पियर है। अब 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, ये तो वर्तमान है ये इसका। और पूर्व का कितना है दोस्तों, 60 के लिए 60 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 इसमें होता है दोस्तों। अब इसको दोस्तों हम यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करते हैं, 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 गुणा 10 की पावर 6 बटा 60। अब आप ये जानते हो दोस्तों, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है घट जाती है। अब ये 6 हमारा प्लस का है, तो 100 गुणा 10 की पावर दोस्तों हो गया 3 बटे में 60, एक जीरो से एक जीरो गई दोस्तों, ठीक है। अब ये कितना आ गया दोस्तों हमारा, 100 में 4 जीरो हो जाएंगे बटे में 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, एक, फिर भाग जा रहा है एक बार, फिर 4, ठीक है दोस्तों, 6×6 = 36, फिर 4 दोस्तों 6×6 = 36, फिर 4 दोस्तों 6×6 = 36.67, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 166.67 हमारा आंसर है पर ये। अभी आंसर नहीं हुआ है, ये डाटा है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब आर एस एच, अब इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे दोस्तों, आर एम बटे एम माइनस 1 में। अब देखो दोस्तों, आर एस एच संट प्रतिरोध निकाल रहे हैं यहाँ पर, है ना, संट का प्रतिरोध दोस्तों। तो 100, ये तो हो गया वर्तमान मूल्य, ये आर एम हो गया हमारा 100, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों हमारा 1666.67 माइनस 1, कितना हो गया 1666.67 माइनस 1, ये हो गया दोस्तों। तो कितना आ गया हमारा 100 बटा 1665.67 हो गया, एक को घटाने पर, ठीक है दोस्तों। अब ये किसके बराबर आ रहा है हमारा, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 0.06 ओम, 0.06 ओम के बराबर आ रहा है। अब इसमें परिपथ में धारा विभाजन नियम लागू करके, अब इसमें दोस्तों परिपथ में हम धारा विभाजन नियम लागू करके एक और हम क्या करेंगे, आईएसएच, एक आईएसएच और हम यहाँ पर निकाल देते हैं। और वो तो हमारा दोस्तों 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 गुणा 100, अब बटे में कितना है दोस्तों हमारा यहाँ पर 100 जोड़ने पर 0.06 था ना, 0.06, जब इसको उसमें जोड़ दिया है। अब इसको गुणा करने पर दोस्तों हमारा लगभग अप्रोक्सीमेटली में लगभग आंसर दोस्तों होगा हमारा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आईएसएच, जो आईएसएच आएगा दोस्तों ये 100 और ये 100, ठीक है दोस्तों। ये माइनस का 3 में जा रहा है, तो ये 4 है तो यहाँ पर प्लस में बच जाएगा ये 100, तो लगभग 99.9 मिली एम्पियर ये होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रिड तुल्यकालन विफलता का कारण नहीं बन सकती किसका, उच्च शक्ति शोर का, उच्च शक्ति का शोर इसका नहीं बन सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दी गई आकृति के वायरिंग आरेख को दर्शाती है। ये एक आकृति दोस्तों, यहाँ पर NEL 3 वायरिंग कर रखी है, इससे इस कट में जा रही है दोस्तों। ये एक लूप बना रखा है, क्लोज लूप, और ये क्या है, एक लैंप होल्डर है, लैंप होल्डर के साथ इधर से ये आकृति इसमें आ गई, ये यहाँ से इसमें आ गई दोस्तों, ठीक है। ये इसको डाइवर्सन कर रही है, इसको करंट को ऐसे फ्लो इसमें कर दिया यहाँ पर ब्रेक डाउन के साथ में। तो ये 2 वे स्विच है दोस्तों, 2 वे स्विच है दोनों ना, 2 तरीके के एक स्विच है। यहाँ पर लैंप होल्डर कर दिया दोस्तों हमने विथ लैंप के साथ में, और ये हमारे क्या है, 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच है। तो ऐसा कौन सा दोस्त होता है, स्टेयर केस वायरिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेयर केस वायरिंग में होता है, वायरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक फायदा है कौन सा, निम्न प्रारंभिक धारा, क्या होता है दोस्तों, निम्न प्रारंभिक धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टांका अनुप्रयोगों के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सी धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जा सकती दोस्तों, लेड, लेड को यूज नहीं करते, लेड को सिर्फ पेंसिल बनाने के लिए या सेल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आकृति में परिपथ को पहचाने, कौन सा यहाँ पर परिपथ है,
अब यहाँ से एक खुला लूप है दोस्तों, यहाँ से एक खुला लूप है, ये इधर आ रहा है, करंट फ्लो रहा है, और ये ऊपर की तरफ जाकर के हमारे करंट को प्लस माइनस में दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा बीटा है, ये आउट बाहर की तरफ आउटपुट दे रहा है आई बीटा में दोस्तों। तो ये कौन सा दो रहा हमारा धारा नियंत्रित धारा स्रोत, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जयवाक्रिय वोल्टेज को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर एक साथ लागू किया जाता है, तब एक सीआरटी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों लिसाजू प्रतिरूप कहा जाता है। क्या दोस्तों? लिसाजू प्रतिरूप कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चालकत्व को किसके पारस्परिक के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रतिरोध की। किसके दोस्तों? प्रतिरोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस में इन्वर्टर का कार्य क्या होता है? यूपीएस में दोस्तों इन्वर्टर का क्या होता है? डायरेक्ट जो करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है ना, उसको दोस्तों अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव करंट में चेंज करने का होता है। तो डीसी को एसी में बदलता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डीसी को एसी में बदलता है। कौन सा दोस्तों? यूपीएस। यूपीएस जो इन्वर्टर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर 3 वोल्टेज दे रखे हैं, ठीक है, ए, बी और ईसी, ठीक है, वाले एक 3 फेज वाली शक्ति प्रणाली में बराबर परिमाण होते हैं और एक दूसरे से कितने डिग्री पर परस्पर होते हैं? तो सबका दोस्तों 40 होता है, 40 गुणा 3 बराबर 120 डिग्री। कितना दोस्तों? 120 डिग्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शक्ति ट्रांसफर के शीतलन की एक सामान्य विधि क्या है? एक शक्ति ट्रांसफर शीतलन एक पावर ट्रांसफर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है दोस्तों। उसके शीतलन की एक सामान्य विधि, शीतलन किसके द्वारा दोस्तों? तेल शीतलन द्वारा। उसमें जो ऑयल डाला जाता है ना, उसके कारण उसको कूलिंग किया जाता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फोर फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या संबंध है? तो दोस्तों दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों बराबर, ऑप्शन नंबर 3। संधारित्र प्रारंभ एकल फेज मोटर में संधारित्र को एक किसके द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समान उसी दिशा में चलती है दोस्तों? प्रतिरोध के साथ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेतु मापन में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि तापमान की भिन्नता के कारण उसमें अंतर होता है दोस्तों प्रतिरोध में। किसमें? प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक परिपथ जिसमें प्रतिरोधों को प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है ताकि धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है श्रृंखला परिपथ। क्या? श्रृंखला परिपथ, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक न्यूमेरिकल है, और उस न्यूमेरिकल को हम अच्छे से जानेंगे, क्या उसमें कैलकुलेशन की गई है और क्या उसको हम देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, एक आदर्श ट्रांसफॉर्म, एक आइडियल ट्रांसफॉर्म है, उसके लिए दोस्तों I/2 और I/1 बराबर 2 और E2 का मान 100 वोल्ट है, तो E1 कितना होगा? तो E1 कितना होगा दोस्तों? तो N। अब इसमें देखते हैं हम दोस्तों, जो मोड अनुपात होता है हमारा यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म में N, और N बराबर होता है दोस्तों N1/N2 बराबर E1/E2 बराबर E1/E2। अब बराबर दोस्तों करंट में होता है I2/I1। अब ये देखो दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर जो N1 है ना, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है दोस्तों? प्राथमिक मोड पर प्राइमरी, जो प्राइमरी होता है उसका नंबर ऑफ टर्न्स है। N2 दोस्तों सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है। E1 क्या है दोस्तों? E1 है हमारा प्राथमिक पक्ष पर वोल्टेज। E2 भी वोल्टेज है द्वितीय पक्ष पर, सेकेंडरी पर। I2 दोस्तों हमारा क्या? करंट है प्राथमिक पक्ष पर, है ना, और I2 करंट है सेकेंडरी पर, I1 है फर्स्ट पर। अब यहाँ पर N2 और N1 N2 ज्ञात करना, तो E1 और E2 की वैल्यू दोस्तों, E1 हमको ज्ञात करना है, E2 हमको दोस्तों 100 दे रखा है, और I2 दोस्तों हमको दे रखा है 2, I2/I1 कितना दे रखा है दोस्तों? हमको 2 दे रखा है, टोटल हमको 2 दे रखा है। तो कितना हो गया दोस्तों? E1 बराबर हो गया हमारा 200। E1 बराबर क्या हो गया दोस्तों? 200 वोल्ट।
200 वोल्ट। 200 वोल्ट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों, नॉर्मल प्रोसेस है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ऐसे, इसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चन फंसाने के लिए। देखने में थोड़ा बड़ा लगे लेकिन कैलकुलेशन करने में, सोल्व करने में इजी हो जाए, ऐसे क्वेश्चनों को रेलवे ज्यादा से ज्यादा फंसाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम जानते हैं। देखिए, एक संतुलित तीन फेज स्टार से, एक संतुलित तीन फेज स्टार से, थ्री फेज से जुड़े प्रणाली में यदि लाइन धारा 30 एम्पियर है तो इसकी फेज धारा क्या होगी? तो इसकी फेज धारा क्या होगी? अब देखो दोस्तों, स्टार संयोजित तीन फेज प्रणाली में, एक स्टार संयोजित थ्री फेज जो प्रणाली होती है, थ्री फेज प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, ये VL वोल्टेज निकाला जाता है दोस्तों, √3 गुणा Vm के होता है, √3 गुणा Vm के होता है। किसके? Vm के। ठीक है दोस्तों। अब Vm भी नहीं होता यहाँ पर, Vm भी नहीं होता दोस्तों, इसको भी हम क्या जानते हैं, दोबारा देख लो। ये थ्री फेज अपना दोस्तों क्या है, संयोजित एक थ्री फेज। और ये होता है दोस्तों VL बराबर होता है दोस्तों √3 गुणा √3 गुणा VPH होता है दोस्तों। ठीक है। और IL होता है दोस्तों हमारा IPH। VPH तो दोस्तों वोल्टेज के लिए, IPH दोस्तों करंट के लिए है। और जो IPH का फॉर्मूला होता है दोस्तों, IPH का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है दोस्तों VL अपॉन में √3Z होता है। इतना कंसेप्ट है दोस्तों। अब जो डेल्टा को संयोजित किया जाता है दोस्तों, अब जो डेल्टा को हम संयोजित करेंगे, तो डेल्टा को संयोजित करने के लिए दोस्तों हमको किसकी जरूरत पड़ती है? थ्री फेज प्रणाली में, थ्री फेज में हम इसको संयोजित करेंगे तो VL इक्वल टू दोस्तों VPH हो जाएगा हमारा। ठीक है। और IL इक्वल टू दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, √3 गुणा IPH हो जाएगा। और IPH बराबर दोस्तों √3 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा IL, और जिसको हम क्या दोस्तों VL बराबर बटे में Z हम इसको बोल देंगे। और जो VL है हमारा लाइन वोल्टेज है, VL दोस्तों लाइन वोल्टेज हमारा। ठीक है, लाइन वोल्टेज है। और VPH है फेज वोल्टेज है, जो VPH है ये फेज वोल्टेज है दोस्तों, ये हमारा फेज वोल्टेज है। ठीक है। और IPH दोस्तों फेज धारा है, IPH हमारी फेज धारा है, यहाँ पर फेज धारा। ठीक है दोस्तों। और IPH फेज धारा है। और हमको दोस्तों यहाँ पर IL कितना दे रखा है दोस्तों, 30 एम्पियर। IL हमको यहाँ पर 30 एम्पियर दे रखा है दोस्तों। तो इसमें थ्री फेज की प्रणाली है, तो जो 30 एम्पियर दे रखा है वही उसके थ्री स्टार प्रणाली में दोस्तों। अभी जो थ्री फेज प्रणाली में हमको जो 30 एम्पियर दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, 30 एम्पियर दे रखा है, वो हमारी फेज धारा होगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 3, 30 एम्पियर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 एम्पियर। इसके हमने कंसेप्ट बताए कि किस तरीके से ये कैसे फॉर्मूले बनते हैं, कैसे इसमें खुलते हैं, और कैसे इसको हमने डिनोट किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जानते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 750 आरपीएम पर, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 750 आरपीएम पर चलने वाले तीन फेज मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी? चलने वाली थ्री फेज प्रेरण मोटर में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? तो ध्रुवों की संख्या दोस्तों NS नंबर ऑफ सिस्टम्स है, इसके लिए हम 120F अपॉन में P का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब NS क्या है दोस्तों हमारा, NS हमारा क्या है, तो NS दोस्तों हमारा है तुल्यकालिक गति में RPM। ये क्या है, RPM है एक तरह से गति का।
है ना, तुल्यकालिक गति में आरपीएम है। एफ हमारे दोस्तों क्या है, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी हमारी आवर्ती है। किसके लिए दोस्तों, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में हमारी आवर्ती है। पी है दोस्तों हमारा ध्रुवों की संख्या, किसकी है दोस्तों, ध्रुवों की संख्या। पीएस हमारी ध्रुवों की संख्या है दोस्तों, ठीक है। अब हमको दिया गया दोस्तों एनएस, एनएस बराबर हमको दोस्तों 750 दे रखा है। एनएस बराबर दोस्तों हमको 750 दे रखा है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूले में रख दो, 750 बराबर 120 गुणा एफ। एफ कितना है दोस्तों हमारा 50 दे रखे ना, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 50 दे रखे बटे में पी, तो ध्रुवों की संख्या हमको पी यहां पर ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। अभी हो गया देखो, 750 पी बराबर 12 पंजे 60, ठीक है दोस्तों, 6000। पी बराबर कितना हो गया दोस्तों, 6000 बटे में 75, 750 ये गया दोस्तों। अब इसको हम काटते हैं, इसको हम यहाँ पर काटेंगे। इसको काटने पर दोस्तों आ जाएगा 75 150 और 150 चक्कर, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 8, कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लैप कुंडली में, किसमें दोस्तों, लैप कुंडली में, देखो लैप कुंडली में समांतर पथों की संख्या सदैव कितनी होती है, ध्रुवों की संख्या के समान होती है, ठीक है। एक डीसी जनरेटर में, एक डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या निर्दिष्ट होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली उच्चतम ईएमएफ, उच्चतम ईएमएफ प्रदान करेगी। तरंग कुंडली, कौन सी दोस्तों, तरंग कुंडली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वत्रिक मोटर का गति नियंत्रण, सार्वत्रिक मोटर का गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जाता है। चरण कोण नियंत्रण विधि, दोस्तों कौन सी, चरण कोण नियंत्रण विधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, 3 समरूप प्रतिरोधक पहले एक स्टार और फिर डेल्टा विन्यास में जुड़े होते हैं, तो पहले संयोजन और दूसरे संयोजन में शक्ति की खपत का अनुपात क्या होगा, 1/3, 1/3 हिस्सा हो जाएगा। कितना दोस्तों, 1/3 हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन कैसे लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। और हमारा ये रेलवे का जो सेशन है दोस्तों, जेई और एएलपी टेक्नीशियन, जेई और एएलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। किसके लिए दोस्तों, सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। साथ के साथ सीबीटी फर्स्ट की तो चल ही रही है, उसके साथ सीबीटी 2 की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन एंड शेयर योर फ्रेंड्स कम्युनिटी। थैंक यू।